नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से रूबरू कराते हैं और करते हैं उनसे किसी न किसी नए विषय पर सलाह मशवरा। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है श्री श्री 1008 साध्वी संजना सखी। तो आज हम उनसे बहुत से विषयों पर सलाह मशवरा करेंगे, क्योंकि वे मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन की स्टेट आइकॉन है, साथ ही एड्स कंट्रोल बोर्ड में कमेटी एडवाइजर भी है। साथ ही वे बहुत से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है और हाल ही में उन्हें महाकुंभ में महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है। तो नमस्कार साध्वी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजना जी, आपसे हम महाकुंभ के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि अभी अभी आपको महामंडलेश्वर की पदवी भी मिली है और साथ ही जो आप सामाजिक कार्य कर रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं महाकुंभ से। तो जो अभी अभी आपको महामंडलेश्वर की पदवी मिली, वो कैसे प्राप्त हुई और उससे आप क्या क्या नया करने वाली है? देखिए, इसमें एक चीज़ जो है, मैं प्रकृति को बहुत मानती हूँ और मतलब मानना ही भी चाहिए सभी को, क्योंकि यहाँ पर जो आपने कहा कि कैसे मिली, तो ये तो शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, एक चीज़ हम इसमें ये कह सकते हैं कि कर्म और प्रारब्ध जो होते हैं वो विदित होते हैं पहले से, और शायद ये मेरे सद्कर्म या मेरे प्रारब्ध रहे हैं, जो मैं सामाजिक कार्य करते करते प्रत्येक क्षेत्र में जो मेरा छोटा मोटा प्रयास रहा है कि समाज की दिशा दशा बदलूं, वो प्रयास करते करते, और क्योंकि पूजा पद्धति शुरू से ही मेरे परिवार में रही है और मैं बचपन से ही शिव जी की उपासक रही हूँ और जो भी मेरा पूजा पद्धति को फॉलो करती रही हूँ, शायद ये वही कर्म या वो नियति है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और ये प्रकृति की ही एक देन है जिसने मुझे योग्य समझा, और शायद आज ये मुझे पदवी जो भी मिली है, ये शायद नेचर है। आगे की आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? किस तरीके से आप सामाजिक कार्यों से जुड़ी है, उससे और आपको उसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जब हम कुछ भी निरंतर करते रहते हैं और जब हमें समाज में एक बड़ा बदलाव लाना होता है या ज़्यादा से ज़्यादा हम एक सकारात्मक पहलुओं के साथ में कुछ करते हैं, और जब मुझे लगता है कि एक बड़े बदलाव के लिए एक बैनर या फिर एक पदवी या प्रभावशाली पद बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहाँ से लोग हमें फॉलो करते हैं या हमारी सुनते हैं, और वहाँ से मुझे लगता है कि ज़रूरी भी हो जाता है। आज अगर जो मुझे महामंडलेश्वर पद दिया गया है, सौंपा गया है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सनातन धर्म को लेके भी बनती है, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर को लेके भी बनती है, जो हमारी भारतीय परंपरा है। तो शायद मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को जीवंत रखने के लिए मुझे सबसे बड़ा इसमें जो है एक सपोर्ट मिलेगा, और इस पद का जो सदुपयोग है वो मैं समाज और राष्ट्र की प्रगति और सनातन संस्कृति के जीवंत रखने के लिए ही उपयोग करूंगी। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के इलेक्शन की स्टेट आइकॉन, आप उसमें जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, और जो आपका किन्नर समाज है उनको भी आप मोटिवेट करते हैं कि उनको वोट देना चाहिए, इस बारे में आप बताइए। हाँ, बिल्कुल, इसमें क्योंकि जब मैं स्टेट आइकॉन बनी 2023 में, उसके साथ में जो है हमारी गुरु मंगलवारी से हाजी सुरेश नायक, उनको भी स्वीप जिला आइकॉन बनाया गया। तो गुरु के सानिध्य में रहते हुए हम लोगों ने कैंपेन किए, लोगों को जागरूक किया, और डेरे से भी गुरु ने जो लोगों को जागरूक किया, तो इसमें बड़ा योगदान रहा हमारे मंगलवारी के पूरे किन्नर समाज का, जिसका मुझे भरपूर सहयोग मिला है, और शायद मेरे लिए जो भी उपलब्धियां हैं वो मेरे पूरे किन्नर समाज का एक सहयोग और एक सपोर्ट रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी जागरूकता अभियान है उसको हम लोग ने सफल बनाया है, तो उसमें सबसे ज्यादा मेरे किन्नर समाज का बड़ा योगदान। तो इस बार मुझे लग रहा है कि ज्यादा एक रेशो रहा था बहुत अच्छा पहले की वनस्पत के पहले मुकाबले। इस बार हमारी किन्नर समाज से बहुत ज्यादा वोटिंग भी हुई, और आपने देखा भी कि परिणाम कितना अच्छा रहा है एक जागरूकता का। तो ये मेरी बड़ी उपलब्धि रही है। कि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर के लिए एक रिजर्वेशन तय किया गया है सरकारी नौकरियों में। क्या आप इसके लिए भी कुछ काम कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी थर्ड जेंडर को भी एक रिजर्वेशन की कैटेगरी मिला है और सरकारी नौकरी पाने का मौका मिले, इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट बिल आया है 2019,
उसके पहले भी हम लोगों ने बहुत प्रयास करा था, 377 को लेके हुआ था ट्रांसजेंडर, क्योंकि कहीं न कहीं 377 के अंदर भी हमारे बहुत सारे अधिकारों का हनन हो रहा था, या फिर हमें जो भी लीगल सर्विसेज हैं या फिर जो भी शासन से प्रशासन की योजनाएँ उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो उसके तहत जो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई, हम ही ने नहीं, हमारी पूरे किन्नर समाज ने बड़े-बड़े स्तर पे चला, राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पर। और उसके बाद में जब हमारा जो 2019 में रिजर्वेशन वाला आया, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हर राज्य में एक ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन होना चाहिए, और तृतीय लिंग की जो इस पहचान दी गई है कि महिला पुरुष के अलावा इनको भी कुछ इस स्थान दिया जाए। तो उसमें आपने देख रहे हैं कि पहले आधार कार्ड में देखते थे या वोटर आईडी में महिला और पुरुष का कॉलम होता था, लेकिन अब उसमें अन्य का भी दिया गया है। तो ये एक बड़ी पहल थी। उसके अलावा हर राज्य में एक बोर्ड का गठन होना है, जिसमें किन्नर उत्थान के लिए होना है। तो ये भी मध्य प्रदेश में प्रोसेस में है, अभी तक हुआ नहीं है, और जब हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे जो भी सम्मानीय उसमें बैठेंगे तो वो इसको सुचारू रूप से चलाएंगे और पूरे किन्नर समाज के लिए काम भी करेंगे। जी, तो जिस तरीके से हम अगर बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों में मौका मिलना चाहिए ट्रांसजेंडर को, तो इसके लिए उनके एजुकेशन को लेकर आप क्या काम करेंगे? क्योंकि अगर वो एजुकेट नहीं होंगे तो उनको ऐसे मौके और ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? इसके लिए आप क्या करें? एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद ही हमें हमारे अधिकारों का पता होता है, सही और गलत का पता होता है। तो इसके लिए भी हमारी पहल जारी है, क्योंकि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान, तो उसके तहत भी हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम लोगों के लिए शिक्षा का चल रहा है अभियान, तो उसी अभियान के तहत हम अपने किन्नर समाज को भी शिक्षित करेंगे। प्रयास रहेगा कि जो लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं हमारी किन्नर परंपरा के साथ में उस परंपरा का निर्वाह भी करें, जो हमारा पुराना कल्चर है, टोली बधाई जो उसके साथ में, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो लोग पढ़ना चाहते हैं और बाकी सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो बिल्कुल सारी चीज़ों को देखते हुए, ताकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बमेंट ना हो। जिनके भी घर में, चाहे वो आम आदमी, उनके घर में अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको उन्हें बताना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत जब होती है परिवार से होती है। जो हम स्वीकार्यता की बात करते हैं, समाज और परिवार का, इसमें बहुत महत्व हो जाता है, अहम रोल हो जाता है कि अगर परिवार में किसी को पता है कि भाई हमारा बच्चा ऐसा है, थोड़ा डिफरेंट, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा उसको मानसिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत होती है, परिवार को स्वीकार करने की ज़रूरत होती है, और परिवार का फ़र्ज़ बनता है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई अपने बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल वे में रखते हुए उसको जो भी उसकी शिक्षा है, जिस तरीके से उसकी परवरिश है, वो पूरी करे, जिससे कि वो मानसिक स्तर पर मजबूत रहते हुए समाज आने वाले जब वो बाहर निकलता है तो वो उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करता हुआ चले और अपना जो लक्ष्य है वो अपने को पूरा करे। क्योंकि यहाँ पर जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो थोड़ा उनके साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, समाज द्वारा आलोचनाएँ होती हैं, उनका तरह-तरह से कमेंट किए जाते हैं, भद्दे-भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर परिवार ही कर सकता है, और मैं तो यही कहूँगी कि ठीक है, आज हमारे जितने भी हम लोग हैं जो पुराने, वो मजबूत हो चुके हैं मानसिक रूप से भी और समाज को फेस कर चुके हैं, लेकिन अब जो आने वाली युवा पीढ़ी है और जो यंग हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समाज में रहकर, परिवार में रहकर वो सारी चीज़ों को फेस करते हुए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जिससे समाज में वो आगे ग्रोथ कर सकें। मैं आपकी बात कहूँ कि आप भी अपने परिवार में आप ट्रांसजेंडर थे और आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया और आज आप यहाँ तक हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए कि घर में कैसा माहौल रहा और कैसे आप बाहर निकल के और कैसे आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की कि आज आप इतनी अच्छी जगह पर पहुँच गई? प्रारंभिक मेरी शिक्षा रही है वो थोड़ा-सा बहुत डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि स्कूल में मेरी रहन-सहन, मेरे व्यवहार को लेके थोड़ा-सा दिक्कत आती थी, तो कई बार लगता था पढ़ाई छोड़ दूँ, है ना? फिर छोड़ भी दी, लेकिन फिर बाकी का जो है धीरे-धीरे अपना जारी रखा, ब्रेक दे के, और फिर उसके बाद में जो मेरी गुरु को अभी सहयोग रहा है, तो गुरु का सहयोग होने के बाद में फिर मैंने आगे की पढ़ाई करते हुए वो सारी चीज़ों को दरकिनार करा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आसान नहीं होता है जब हम परिवार से निकलते हैं। तो यहाँ पे परिवार ने बहुत बाद में मान्यता दी या स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि शायद आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो शायद इतनी ज़्यादा स्वीकार्यता समाज में नहीं थी। किन्नर समाज को लेके लोगों की धारणा बहुत अलग थी, मानसिकता उनकी बड़ी अलग ही थी। लेकिन आज जो है मैंने जो भी उपलब्धि हासिल की है, जो भी मेरा एक मेहनत रहा है कि समाज में थोड़ा-सा मैं भी बदलाव ला सकूँ,
तो उस बदलाव के तहत मुझे थोड़ा-सा सकारात्मक परिणाम भी मिला है और एक उसकी अच्छाई भी कि अब मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो मतलब मुझे ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ पूरे किन्नर समाज को समाज में सम्मान मिलना चाहिए और उनके लिए बेहतर विकल्प होना चाहिए और पूजनीय भी हैं क्योंकि हम। जी। जैसे कि हम वेदों पुराणों की बात करते हैं तो उसमें किन्नरों का उल्लेख है शिखंडी के स्वरूप में, है ना? तो यहाँ पर जब हमारा वेदों में उल्लेख है तो मुझे लगता है कि हमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, जी, जी। तो समाज को इस पहलू पर भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, जब सनातन धर्म में और हमारे ग्रंथों में जब किन्नरों का उल्लेख किया है और उनको इतना सम्मान दिया जाता था, तो आज भी वैसे ही सम्मान मिलना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और आपने दर्शकों को भी बताया भी कि आप कैसे और किस तरीके से आप आगे बढ़ी और आज इस पदवी भी आपको प्राप्त हुई है। कहूँगी कि आप एक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं एड्स कंट्रोल बोर्ड के साथ जुड़कर, जिसकी कि आप कमिटी एडवाइज़र भी हैं। तो क्या लगता है कि पहले जब शुरुआत में एड्स की बात होती थी, एचआईवी की बात होती थी, तो लोग बहुत डर जाते थे, बहुत सहम जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे आज हम देखते हैं कि लोग जागरूक हो चुके हैं और एड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो खुलकर बात करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कि किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और दूसरी बात कि मेरी शुरुआत भी इंटरवेंशन प्रोग्राम से ही हुई थी। मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कुछ इंटरवेंशन प्रोग्राम के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जिस समय 2007 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था शुरुआत में जब मैं जुड़ी थी, तो उस समय स्थिति कुछ और थी लेकिन आज वर्तमान में मुझे लगता है इसके ऊपर खुलकर बात होती है। सेम वैसे ही जैसे कि पहले किन्नरों के बारे में बात नहीं होती थी, किन्नरों को स्वीकार नहीं किया जाता था लेकिन आज हम बात करते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पे गंभीरता से काम भी हो रहा है, इस पे लोग जो है बात भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए। तो एड्स की बीमारी ना हो, इसके लिए आप क्या समझाइश देंगे? बिल्कुल ये तो इंटरवेंशन प्रोग्राम के माध्यम से ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि भई इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है प्रत्येक को। कोई ये ना बोले कि भई हम ये हैं, हम संत हैं या हम किसी डिपार्टमेंट में या हमें ये नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली एचआईवी होता है, एड्स नहीं होता है। तो एचआईवी का इन्फेक्शन कोई को भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं होता है कि ये हम एक अलग तरीके से देखते हैं उससे नहीं। तो इसके लिए मुझे लगता है जागरूकता बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे साधु हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो। सभी को इस विषय में जागरूकता करने की बहुत-बहुत आवश्यकता है। जी, तो यहाँ हम एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम महाकुंभ के बारे में आपसे बहुत सी जानकारी लेंगे।
अब हम महाकुंभ के बारे में बात करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि आपको वहाँ महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है। तो ये जो महामंडलेश्वर की जो आपको पदवी मिली है, उस यात्रा के बारे में बताइए कि कैसा अनुभव रहा बेसिकली। मेरे ख्याल से एक अनुभव तो आप लोग देख ही रहे होंगे। दूसरा अनुभव जो मेरा रहा, जो मैंने बताया कि मुझसे पूछा गया कि महामंडलेश्वर कैसे बनी, तो मैं यही बोलूँगी कि प्राकृतिक जो नियति निर्धारित है वो करती है, वो उससे हम सब परे हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, आज मैं एक महंत का सपना नहीं दे सकती थी, तो यहाँ महामंडलेश्वर की बात है। तो यहाँ पर जो हमारी सत्कर्म नियति है वो तय करती है। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा दोहा कहा है कि प्रबंध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, प्रबंध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। इस सृष्टि में जन्म लेने से पहले हमारे लिए सारे प्रबंध हो चुके होते हैं, उसके बाद हम यहाँ धरती पर जन्म लेते हैं। ठीक वैसे ही कि एक जब माँ गर्भ धारण करती है और गर्भ धारण करने से पहले जब उसे पता होता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो माँ बनने की खुशी में वो अपने बच्चे के जन्म से पहले ही उस बच्चे के लिए तरह तरह की तैयारी करने लगती है ना। प्रकृति भी हमें जहाँ इस सृष्टि में भेजने से पहले हमारे लिए सब व्यवस्थित कर देती है। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा और आपका प्रयास क्या होगा, मैं यहाँ किसी को क्या बनाऊंगी या आप मुझे क्या बनाएंगे ना। हम किसी को क्या बना सकते हैं, क्योंकि नियति ने, प्रकृति ने हमें पहले ही बना के भेजा है। जब समय आता है तो आप उस जगह पहुंच जाते हो, या आपके भाग्य में जो है वो आपके पास पहुंच जाता है। तो ये नियति है। तो प्रकृति के अनुसार हमें चलना चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण की तो महाकुंभ में मैं एक ये बात भी कहना चाहूंगी कि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो बिल्कुल आप जब भी जाएं तो वहां पर प्रयास करें कि प्लास्टिक की चीजें लेके ना जाएं, वहां पे गंदगी ना हो, स्वच्छता का ध्यान रखें। क्योंकि जब हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हम हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा जो है और सकारात्मक होगा। इस तरह से हम शरीर को स्वच्छ रखते हैं, अपने आसपास घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हमें जिस जगह पर हम जा रहे हैं उस जगह की स्वच्छता का कर्तव्य हमारा बनता है। क्योंकि सृष्टि में जितने ज्यादा हम स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे, उतना ही ज्यादा हमारे सृष्टि के साथ हमारे राज्य का, हमारे भारतवर्ष में उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही शक्ति जो जागृत होगी। तो हमारा और आपका सबका कर्तव्य बनता है। जरूरी नहीं कि संत समाज ही इन चीजों को फॉलो करे। ये प्रत्येक व्यक्ति जो जीव रूपी इस धरती पर आया है, सबको ही इन चीजों को फॉलो करना चाहिए और सबका जिम्मेदारी कर्तव्य बनता है। महामंडलेश्वर की पदवी जो आपको मिली है प्राकृतिक सानिध्य के बीच में, और प्रकृति ने आपको चुना, तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारे इस पूरी न्यूज एंड व्यूज की टीम की तरफ से। तो महाकुंभ के बारे में बताइए कि कैसा अनुभव रहा, कैसा वहां पर आप गए तो आपको एक आध्यात्मिक माहौल मिला, उस बारे में बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि मैं शायद यहाँ बता पाऊँगी तो इतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अगर आपको वास्तविकता देखना है और वास्तविक में एक आध्यात्म से जुड़ा आनंद प्राप्त करना है, और अगर आपको स्वर्ग का आनंद लेना है, तो एक बार आपको महाकुंभ में जाना चाहिए। और वहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि गंगा स्नान करना चाहिए, आपको वहाँ जाने के बाद में स्वयं अनुभव होगा कि हम वास्तव में धरती पे एक स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। हो सकता है हमें भी मौका मिले बिल्कुल जाने का, और हो सकता है आपके माध्यम से मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि इस बार हम जाएंगे तो हमारे साथ में चलें तो और अच्छा होगा। और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग इस महाकुंभ का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार के साथ में इसको संरक्षित करें। बिल्कुल। अब जानना चाहूंगी आपके वैष्णव अखाड़े के बारे में, उसमें आप क्या कर रही हैं और किस तरीके से आप वैष्णव अखाड़े से जुड़ी हुई? दरअसल हमारा जो अर्धनारीश्वर धाम वैष्णव किन्नर अखाड़ा है, उसकी जो प्रमुख हैं श्री हमारी जो हिमांगी सखी जगत गुरु, जिनको जगत गुरु की उपाधि भी प्राप्त हुई है, और वर्तमान में उनका शंकराचार्य का भी चल रहा है। और अखाड़े में हम लोगों को जो प्रमुखता दी गई है, महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, उन्हीं के सानिध्य में रहते हुए, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए हम आगे सनातन संस्कृति और राष्ट्र के प्रति और खासकर किन्नर समाज के जागरूकता के लिए और उनके उत्थान कल्याण के लिए प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि धर्म और आध्यात्म का किन्नर समाज से बहुत गहरा संबंध है। उसी को हम धरातल पर लाते हुए देश विदेश में किन्नरों के द्वारा ही जो है अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे, और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत रखने का प्रयास करेंगे कि जो राम जी ने हमें वरदान दिया था, हम उसको फलित फूलित करें और उसका निर्वाह करें। जो महामंडलेश्वर की जो आपको पदवी मिली है, उसके बाद आपकी क्या चुनौतियां बढ़ गई है, इस बारे में आप? तो चुनौतियां तो हर पग पग पर, हर कदम कदम पर है। चुनौतियों का सामना हमें करते रहना है। तो जो भी चुनौती
आ रही है, तो मुझे लगता है कि जब प्राकृतिक मुझे यहाँ तक लेकर आई तो चुनौतियों को भी उनसे निपटने का या उनसे सुलझने का साहस और शक्ति भी वही देगी। मेरा प्रयास है कि मैं नित्य कर्म करूं, सत्कर्म करूं और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मेरा ये प्रयास है। बाकी का तो जो चुनौतियां हैं वो हर कदम पर सभी के लिए हैं। आप भी कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करती रहती होंगी, छोटी छोटी किसी की बड़ी। तो बड़ा पद है तो बड़ी चुनौतियां भी होंगी, तो बिल्कुल सहज स्वीकार करती हूँ, क्योंकि चुनौतियां ही हमें मजबूत करती हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। जिस तरीके से आपको महाकुंभ में महामंडलेश्वर की पदवी मिली है और आप उसको आप आगे बढ़ा रही है, और चुनौतियां भी बहुत सारी है जो आपने मुझे बताई, लेकिन फिर भी उसके बाद अब आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है, सुबह कैसे शुरुआत होती है? देखिए, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कहते हैं कि गोपनीय प्राइवेसी है ना, मतलब पूजा पद्धति। ये शायद मेरे ख्याल से बताने वाली चीज़ नहीं होती, ये तो किसी के लिए भी, लेकिन पूजा उपासना। लेकिन हाँ, कि हम जब किसी के लिए भला करने का सोचते हैं तो मुझे लगता है कि प्रार्थना, पूजा प्रार्थना सभी करते हैं अपने अपने। तो मेरा सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि मेरी जो सुबह होती है, सुबह जब मैं उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, तो मेरी दिनचर्या जो शुरुआत होती है वो सूर्य उपासना से होती है। उसके बाद में जो एक मेरा रूटीन नियमित है कि मैं अपने जो भी आराध्य हैं उनको, उनकी पूजा करती हूँ, और बिल्कुल नॉर्मल वे में। ऐसे कोई विशेष वो नहीं होता है जो नॉर्मल एक हर व्यक्ति करता है वही। बस इसमें ये है कि मेरा थोड़ा-सा एक ध्यान, मेडिटेशन, क्योंकि मैंने कुछ-कुछ रेकी किया हुआ है, कुछ सहज मार्ग से किया हुआ है, तो कुछ-कुछ जो मैंने योग आसन, तो मैं भी वो नियमित करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस मेरा ये है, और इसके अलावा ईश्वर को निराकार स्वरूप में मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्हीं को पूजती हूँ। उसके अलावा बाकी मेरा ऐसा विशेष कुछ नहीं है। और आखिरी में यही कहूँगी कि आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लास्ट टाइम में जब यहाँ पर आई थी, तो आपकी तरफ से वादा किया गया था कि मेरे जी, किन्नर हमने समाज को, यही हाँ कहा था जी, कि महुआ हाउस में आप लास्ट टाइम आई थी, तो कि आपके जो किन्नर समाज के जो लोग हैं उनको यहाँ लेकर आए, हम उनका बिल्कुल, तो सम्मान मैं करेंगे चाहती महुआ हूँ हाउस कि में। मेरी पूरी किन्नर समाज को महुआ हाउस में बुलाया जाए। आप दिन और तारीख तय करें। मेरी पूरी किन्नर समाज को, मेरी गुरु को, मेरी गुरु भाइयों को, मेरी पूरी किन्नर मंगलवारी के किन्नर समाज को यहाँ पे सम्मान करें, साहब भोज के साथ में। तो मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी रहूँगी। जी, जी, हम बिल्कुल डेट और समय निर्धारित करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे, जिससे कि यहाँ पे एक अच्छा सा एक कार्यक्रम आयोजित हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने महाकुंभ के बारे में, अब महामंडलेश्वर की पदवी जो आपको प्राप्त हुई उसके बारे में आपने हमें बताया कि किस तरीके से आपकी चुनौतियाँ बढ़ी है और आप लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रही है। तो आज के कार्यक्रम में हमने साध्वी संजना सखी जी से बहुत से विषयों पर सलाह मशवरा किया और साथ ही उनसे प्रेरणा भी प्राप्त की कि महाकुंभ में ज़रूर जाए और वहाँ के स्वर्ग का आभास ले। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।